तो आज बायो फर्टिलाइज़र हम डिस्कस कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइज़र को और क्या कहा जाता है? बायो इनोकुलेंट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? बायो इनोकुलेंट। ठीक है, हिंदी में लिखोगे तो क्या बोलेंगे इसको? जैव उर्वरक। उर्वरक, इसको जीवित खाद भी कहते हैं। जीवित खाद भी कहते हैं, याद रखना इसको क्या कहते हैं? जीवित खाद भी कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है? जीवित खाद भी कहा जाता है। देखो ये बनता कैसे है, हमें क्या करना है? देखो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, हमारी सॉइल वगैरह ख़राब होती है, प्रोडक्शन तो अच्छा मिलता है लेकिन सॉइल ख़राब होती है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइज़र क्या काम करता है? बायो फर्टिलाइज़र बनता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे तैयार किया जाता है ताकि हमारी जो सॉइल है वो भी बनी रहे और हम लंबे समय तक अच्छा उत्पादन ले सकें। ठीक है, तो भूमि की उर्वरा मतलब भूमि की जो उत्पादकता जो है वो, साथ में हमारा जो फसल की उत्पादन क्षमता है वो बढ़ाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तब हम उसको बायो फर्टिलाइज़र बोल देते हैं। और ये जनरली किसके लिए? नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस। क्लियर है? नाइट्रोजन और फास्फोरस जनरली इनसे हमें मिलता है और ये सॉइल और सीड के थ्रू जो है अप्लाई किया जाता है फील्ड के अंदर। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको डेफिनेशन थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये है प्रिपरेशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये किससे तैयार किया जाता है? सूक्ष्म जीवों से तैयार किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की मदद से तैयार किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की मदद से तैयार किया जाता है। इससे होता क्या है? इससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंक्रीजेस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव की संख्या में वृद्धि होती है। इससे क्या होती है? जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों की संख्या इससे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कहाँ पर? सॉइल के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। अब ये सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? क्या बढ़ेगी? माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी। जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, माइक्रोबियल प्रोसेस है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, माइक्रोबियल जो प्रोसेस है सॉइल के अंदर, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किया जा रहा है, इसको सीड के साथ या सॉइल के साथ हम कहाँ देते हैं? है ना, सीड के साथ देते हैं और सॉइल के साथ देते हैं, तो वो देते हैं अल्टीमेटली सॉइल में ही है। तो वहाँ पर इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मतलब एक सप्ताह में ही ये क्या हो जाते हैं? बहुत जल्दी रैपिडली क्या करते हैं? इनकी वृद्धि होती है एक सप्ताह के अंदर ही। तो जिससे क्या होगा? सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ने से क्या होगा? माइक्रोबियल एक्टिविटी से बढ़ने से क्या होगा? ये यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज फॉर प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब पोषक तत्वों की उपलब्धता, जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व की उपलब्धता पौधों में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, पौधों के लिए बढ़ जाएगी। और ये स्पेशली कौन से पोषक तत्व? नाइट्रोजन और फास्फोरस को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन और फास्फोरस। न्यूट्रिएंट में कौन से? नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये एक डेफिनेशन है, मैं फ्लो चार्ट में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। मतलब क्या है? इट इज़ ए प्रिपरेशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ जाती है, जिससे वहाँ पर जो है माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है, जो सूक्ष्म जीवों की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो बढ़ जाती है। और उनके बढ़ने से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता बढ़ जाती है। और कौन से न्यूट्रिएंट? स्पेशल नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? बायो फर्टिलाइज़र, क्योंकि इन्हीं से बना है। किससे बना है? सूक्ष्म जीवों की मदद से बना है। और सॉइल में जब इसका यूज़ करते हैं तो क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उनकी संख्या बढ़ जाती है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसको अप्लाई करते हैं
अप्लाई बाय सीड एंड सॉइल, सीड एंड सॉइल, बीज एवं मृदा द्वारा इसको अप्लाई करते हैं। कहाँ पर? सॉइल में, ठीक है, बीज और मृदा द्वारा, सीड इनोकुलेंट और सॉइल इनोकुलेंट। तो बायो फर्टिलाइज़र क्या है? बायो फर्टिलाइज़र क्या है? एक सूक्ष्म जीवों से तैयार किया हुआ पदार्थ आप बोल सकते हो, सूक्ष्म जीवों से पदार्थ किया हुआ सब्सटेंट है जो फसल के उत्पादन के लिए या सोइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें स्पेशली नाइट्रोजन और फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता करवाता है। ये जब सोइल में डालते हैं तो सोइल की माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, मतलब वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे सोइल के अंदर जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स की जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं बढ़ती, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं पौधों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, बात करते हैं बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, जैव उर्वरक की बात करते हैं। तो बच्चा लोग जैव उर्वरक की बात करें, ये होता है एक फ्री लिविंग, एसोसिएट सिम्बायोटिक और सिम्बायोसिस फिक्सेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्री लिविंग। पहला होता है फ्री लिविंग, मुक्त अवस्था में रहता है। ठीक है, मुक्त अवस्था में। ठीक है, दूसरा जो है वो है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक का क्या मतलब है? सहचर्य सजीवन या सजीवन कर लो। ठीक है, सहचर्य सजीवन। और सी में आता है सिम्बायोसिस फिक्सेशन। ठीक है, सजीवी स्थिरीकरण, ये तीन प्रकार से आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखोगे बायो फर्टिलाइज़र के। फ्री लिविंग के अंदर फिर से क्लासिफिकेशन है। फ्री लिविंग के अंदर पहला आता है आपका एरोबिक, मतलब वायुवीय, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है। दूसरा है एनएरोबिक, अवायुवीय, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करता है। तो जो वायुवीय है बच्चा, एरोबिक है, इसमें आता है आपका एजिटोबैक्टर। क्या आता है? इसमें आता है आपका, इसमें भी दो आते हैं। ठीक है, एजिटोबैक्टर आता है। ठीक है, हिंदी में भी एजिटोबैक्टर लिखेंगे। अब एजिटोबैक्टर क्या होता है? यह फ्री लिविंग है ना, यही पूछ लेते हैं कि फ्री लिविंग एरोबिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? तो फ्री लिविंग एरोबिक जो है वो एजिटोबैक्टर है। यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये जो है स्पेशली यूज़ होता है किसके लिए? सीरियल के लिए। सीरियल्स मतलब अनाजों में। अब अनाज में क्या क्या, अब मैं यहाँ अलग से नहीं लिखूँगा, जितने भी सीरियल से सारे आ जाएंगे। ये अनाजों में यूज़ होता है। ठीक है, वीट, गेहूँ, राइस, इन सब में। दूसरा ये शुगर केन में यूज़ होता है, शुगर केन में। ठीक है, गन्ने में। और शुगर केन के अलावा ये ऑयल सीड में भी यूज़ होता है। ऑयल सीड के अलावा ये वेजिटेबल में भी यूज़ होता है। ठीक है, सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कितना % नाइट्रोजन करता है? तो 15 से 20 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये क्या करता है? फिक्स करता है। तो सीरियल में राइस, वीट, जितनी भी सीरियल्स है अपना मेज, वीट है ना, शुगर केन, शुगर बीट, सीरियल्स, ऑयल सीड हो गया, वेजिटेबल हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, कॉटन हो गया, इन सब में, कपास में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है एजिटोबैक्टर। बायो फर्टिलाइज़र पूछा जाए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शुगर केन में कौन सा बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन में आपको एजिटोबैक्टर मिलेगा। वीट में कौन सा किया जाता है? एजिटोबैक्टर मिलेगा। राइस में कौन सा? इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और दूसरा एक होता है वो है क्लास्ट्रीडियम। ठीक है,
दूसरा जो एक होता है वो होता है क्या, क्लास्ट्रीडियम, वो एनारोबिक है, ठीक है। एरोबिक में ये हो गया, एनारोबिक में आता है क्लास्ट्रीडियम। इसमें आ जाएगा क्या, क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम जो आ जाए किसके अंदर, एनारोबिक के अंदर, ठीक। चलिए अब एसोसिएट सिम्बायोसिस की बात करें तो इसमें आता है माइक्रो एरोबिक। माइक्रो एरोबिक सूक्ष्म वायुवीय, सूक्ष्म वायुवीय, ठीक है, सूक्ष्म वायुवीय। इसमें आता है कौन सा, एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम आता है, ठीक है। ये स्पेशली रूट एसोसिएट क्या होता है, रूट एसोसिएटिव सिम्बायोटिक है। ये रूट्स में जनरली काम करता है, जड़ में, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है सोरगम में, यही पूछा जाएगा, सोरगम ज्वार में, मेज मतलब मक्का में यूज़ होता है, और बाजरा में यूज़ होता है, और ओट जई में यूज़ होता है। कितना % नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ये 20 से 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करता है। कितना, 20 से 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये उपलब्ध करवा देता है सॉइल के लिए। कहाँ से होता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। तीसरा मैं बात करता हूँ सिम्बायोसिस फिक्सेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ सी वाला, सिम्बायोसिस फिक्सेशन मतलब क्या हो जाएगा, सहजीवी स्थिरीकरण, ठीक है, सहजीवी स्थिरीकरण इसके अंदर आ जाएगा। देखो ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या, नोड्यूल फॉर्मिंग, मतलब जो गांठ वाले हैं, ठीक है, गांठें जिसमें बनती है। दूसरा होता है नॉन नोड्यूल फार्मिंग, नॉन नोड्यूल फार्मिंग, जिसमें गांठें बनती है और जिसमें गांठें नहीं बनती हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें गांठें बनती है, इसमें जो गांठ है वो नहीं बनती, ठीक। तो सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक वाली जो कहानी है, सिम्बायोटिक में गांठें बनती है, इसमें आ जाता है आपका राइजोबियम, ठीक है, इसमें आता है आपका राइजोबियम। इसमें आता है आपका राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है वायुमंडल के, मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मृदा के अंदर, ठीक। ये क्या काम करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करता है। कितना, तो लगभग 50 से 100 kg तक नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये सॉइल के अंदर फिक्स करता है। क्लियर है। अब इसके कुछ स्ट्रेंथ है, राइजोबियम के कुछ स्ट्रेंथ, मैं स्ट्रेंथ बता देता हूँ। जैसे कि बात करें लूसर्न, ठीक है, लूसर्न मतलब जो रिच का है, अल्फा अल्फा है, उसमें कौन सा यूज़ होता है, तो यहाँ पर बच्चा आर का मतलब तो हो गया राइजोबियम, और यहाँ पर आ जाता है मेलिलोटी, मेलिलोटी, ठीक है, मेलिलोटी, ठीक। इस मेलिलोटी हिंदी में याद रख लेना, मैं लिख देता हूँ, चलो, मेलिलोटी, ठीक है, राइजोबियम मेलिलोटी। फिर आता है आपका बरसीम, बरसीम में आ जाता है आपका राइजोबियम ट्राइफोली, ट्राइफोली, ठीक है, राइजोबियम ट्राइफोली इसके अंदर आ जाता है। लूसन, बरसीम, उसके बाद आप ले लो पी और लेंटिल, मतलब मटर और मसूर। इसमें कौन सा राइजोबियम स्ट्रेंथ काम करता है, इसमें काम करता है राइजोबियम
लेग्यूमिनेसीरम, ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसीरम काम करता है। दूसरा आप ले लो यहाँ पर ग्राम, मतलब चना। चना में कौन सा स्ट्रैंड काम करता है? यहाँ पर राइजोबियम फेसियोली, ठीक है, राइजोबियम फेसियोली। और मैं आगे लिख देता हूँ इसमें। इसके बाद आ जाओ आप सोयाबीन, सोयाबीन के बाद काउपी, काउपी के आ जाओ ग्राउंड नट, ठीक है। मतलब ये हो गया सोयाबीन, लोबिया और मूंगफली। इसमें कौन सा स्ट्रैंड काम करता है? तो इसमें राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम काम करता है। फिर आप ले लो अरहर, ठीक, और मूंग। अरहर और मूंग में कौन सा स्ट्रैंड काम करता है? राइजोबियम फ्रेडी, ठीक है, राइजोबियम फ्रेडी काम करता है, राइजोबियम फ्रेडी यहाँ पर काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखना कि किस कौन सी क्रॉप के लिए राइजोबियम कल्चर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है नोड्यूल वाली है, जितने देखो ये सब क्या है? पल्सेस है। पल्सेस में क्या होती है? लेग्यूम होती है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा के अंदर फिक्स करता है। कौन सी क्रॉपें आती है? पल्सेस, मतलब लेग्यूम क्रॉप आती है जिनकी जड़ों में क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। गुलाबी और लाल कलर की जो गांठें पाई जाती है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। तो ये उनके क्या है? स्ट्रैंड है, राइजोबियम, मिलोटी, ट्राइफोली, लेग्यूमिनेशियम, फेसियोली। यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर नॉन नोड्यूल फार्मिंग की बात करें तो नॉन नोड्यूल फार्मिंग, इसमें भी एक और है, राइजोबियम वाले में एक और है, ठीक है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें एक और है, सेकेंड, वो है एक्टिनोमाइसिटीज़, एक्टिनोमाइसिटीज़, ठीक है। बस नाम याद रखना। ये भी कौन सा है? नोड्यूल फार्मिंग है, ये भी नोड्यूल फार्मिंग है, ठीक। दूसरा अब हम बात करते हैं यहाँ पर नॉन लेड्यूम फार्मिंग में। इसमें आ जाता है आपका बीजीए, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना, नोस्टॉक, ये आ जाते हैं। मतलब नीली हरी शैवाल इसमें आता है, साइनो बैक्टीरिया इसके अंदर आता है, एनाबिना इसके अंदर आता है और नोस्टॉक इसके अंदर आता है, ठीक है, ये आते हैं। अब ये स्पेशली कहाँ यूज़ होता है? राइस में, चावल में। कितना % नाइट्रोजन ये फिक्स करता है? ये करता है 20 से लेके 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। इसमें घाटे नहीं हुई, नोडुल नहीं होती है, ठीक है। सबमर्ज कंडीशन में राइस में स्पेशली होता है। 20 से 25 भी लिखा मिलेगा कहीं पे, 20 से 30, तो ये रेंज याद रखना, 20 से 30 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स करता है। कितने %? लगभग 20 से 25% या 20 से 30% यील्ड यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? 25 से 30%, मतलब इससे लगभग जो है 25 से 30% यील्ड जो है इंक्रीज होती है सक्सीडिंग क्रॉप की, मतलब इसके बाद जो आप क्रॉप लोगे उसमें 20 से 25% यील्ड बढ़ जाती है। ये आपने राइस लिया, राइस में आपने बीजीए या एनाबिना या नोस्टॉक वाला जो बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया, तो राइस में कितना नाइट्रोजन फिक्स करेगा? ये उस क्रॉप में 20 से 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करेगा। तो अगली क्रॉप जब लोगे आप में, उसमें 25 से 30% जो है यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसकी? नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली, ठीक। ये जितना भी हमने देखा अभी, ये क्लासिफिकेशन जो भी था, ये कौन सा था? देखो, बायो फर्टिलाइज़र 2 तरीके से क्लासीफाई होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको। जो बायो फर्टिलाइज़र है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको ठीक से बना लेना। बायो फर्टिलाइज़र ये 2 तरीके से क्लासीफाई होता है। एक होता है इसमें नाइट्रोजन
फिक्सेशन, ठीक है, और एक होता है फास्फोरस फिक्सेशन। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पढ़ा, मतलब ये जो है कौन सा है, नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइज़र है। ये जितने भी ये कौन से, ये नाइट्रोजन बायोफर्टिलाइज़र अभी हमने पढ़े, इसको मैं मान देता हूँ, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। क्लियर, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र पूरा हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरा, फास्फोरस फर्टिलाइज़र, बायोफर्टिलाइज़र, ठीक है। फास्फोरस बायोफर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसमें होता है क्या, इसमें भी दो कैटेगरी है। पहला है पीएसबी का मतलब, या मैं ऐसे लिख दूं, फास्फोरस सोलुबिलाइज़र, ठीक है, फास्फोरस में घुलनशील है ना, फास्फोरस सोलुबिलाइज़र। और ये हो जाएगा फास्फोरस मोबिलाइज़र, या इसी को बोलते हैं एब्जॉर्बर। इसी को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बर, ठीक है। इसके अंदर आता है बैक्टीरिया, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया मतलब जीवाणु आता है, ठीक, और आता है फंगस, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया और फास्फोरस सोलुबलाइजिंग कवक। तो बैक्टीरिया कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, इसमें बैक्टीरिया आता है बच्चा बेसिलस और सूडोमोनास, ये बैक्टीरिया आता है। कौन सा, एक होता है बेसिलस और सूडोमोनास, ये दो बैक्टीरिया जो है फास्फोरस को घुलने में मदद करते हैं। देखो फास्फोरस जब हम देते हैं सोइल के अंदर तो फास्फोरस इमोबाइल होता है, अघुलनशील होता है। याद रखना, फास्फोरस क्या होता है, इमोबाइल होता है, अघुलनशील होता है। आप सोइल की दोगे, इसीलिए हम कभी भी फास्फोरस देते हैं सोइल के अंदर तो ये आपका सीड होता है और सीड के नीचे यहाँ पर देते हैं इसको, फास्फोरस को सीड से हमेशा नीचे देते हैं, सीड से हमेशा नीचे रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये अघुलनशील होता है, ये कभी भी घुलता नहीं है। तो जैसे ही मतलब प्लांट बड़ा होगा तो इसकी रूट क्या आएगी, इसके कांटेक्ट में आएगी और वो फास्फोरस को ले लेगी। क्लियर है, इसलिए इसको नीचे देते हैं ताकि वो रूट के कांटेक्ट में आ जाए। तो फास्फोरस घुलनशील नहीं होता है तो उसके लिए कुछ बैक्टीरिया और फंगस यूज़ करते हैं ताकि वो फास्फोरस को घोल दे, इसीलिए लिखा फास्फोरस सोलुबलाइजर मतलब फास्फोरस को घोलने वाले। तो बैक्टीरिया जो है बेसिलस सूडोमोनास, ये फास्फोरस को घोलते हैं सोइल के अंदर, और फंगस है जो घोलते हैं। फंगस के अंदर क्या आ जाएगा, एस्परजिलस और पेनिसिलिन, एस्परजिलस और पेनिसिलिन, ये दो फंगस है, एस्परजिलस और पेनिसिलिन, ठीक। ये क्या करते हैं, फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं। फास्फोरस मोबिलाइजर में क्या आता है, यहाँ आता है वेम, वेस्कुलर, अर्बोस्कुलर, माइकोराइजा, ठीक है। वेस्कुलर, एबेस्कुलर, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में, ठीक है। मतलब ये सजीवन है, सजीवन किसके साथ है, ये जो फंगस और हायर प्लांट्स की जो रूट है, मतलब उच्च पौधों की जड़ और कवक के बीच में ये सहजीवन संबंध को बताता है। माइकोराइजा में लिख सकता हूँ, इसका हिंदी क्या होता है, ये कवक, क्या है ये, कवक और उच्च पौधों की जड़ के बीच सहजीवी संबंध, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, माइकोराइजा बोलते हैं।
उसको क्या बोलते थे, माइकोराइजा। ये पूछा गया माइकोराइजा मतलब क्या है कि जो उच्च पौधों की जड़ें हैं और जो फंगस है, इन दोनों के बीच में एक सजीवी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। क्लियर है बच्चा लोग, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई इसकी बायो फर्टिलाइज़र की। अब ये दो तरीके से हम देते हैं, एक होता है सीड इनोकुलम, सीड इनोकुलेंट और सॉइल इनोकुलेंट, ठीक है। सीड के साथ दे देते हैं और सॉइल के साथ दे देते हैं। बीज इनोकुलेंट और मृदा इनोकुलेंट, इंग्लिश में भी ऐसे लिख देना, सीड इनोकुलेंट और बीज इनोकुलेंट और मृदा इनोकुलेंट। देखो सीड इनोकुलेंट की बात करें तो जो एक पैकेट होता है किसका, राइजोबियम का, जो एक पैकेट राइजोबियम होता है उसके अंदर लगभग 200 ग्राम क्या होता है, लिग्निन होता है, लिग्निन, ठीक है। एक लिग्निन होता है, कितना, एक पैकेट जो होता है उसमें 200 ग्राम लिग्निन होता है। तो 3 पैकेट चाहिए, 3 पैकेट फॉर 1 हेक्टेयर लैंड। 1 हेक्टेयर लैंड के लिए कितना चाहिए, 3 पैकेट, ठीक है। एक पैकेट में कितना राइजोबियम होता है, 200 ग्राम, उसमें लिग्निन 200 ग्राम मास का लिग्निन होता है, ठीक है, वही राइजोबियम, और 3 पैकेट चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। अब 1 हेक्टेयर के लिए 3 पैकेट चाहिए, तो इसमें करते क्या है, इस राइजोबियम में, ठीक है, ये जो राइजोबियम में, इसको एक काम करते हैं, पहले राइजोबियम नाम लिखकर इसको कैसे यूज़ करते हैं सीड के साथ, उसको देखो कैसे यूज़ करते हैं। पानी लेते हैं, ठीक है, पानी के साथ 300 ग्राम क्या मिलाते हैं, जगरी, जगरी मतलब गुड़ मिलाते हैं, और उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, बॉइल्ड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं ताकि अच्छे से मिल जाए। गर्म करने के बाद फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठीक। ठंडा होने के बाद इसमें क्या मिलाते हैं, राइजोबियम क्या करते हैं, घोल मिला देते हैं, ठीक है। राइजोबियम इसमें घोल क्या करते थे, मिला देते हैं, राइजोबियम घोल मिला देते हैं, और फिर क्या करते हैं, सीड पर स्प्रे कर देते हैं, सीड पर क्या कर देते हैं, इसको स्प्रे कर देते हैं या छिड़काव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसका सीड पर छिड़काव कर देते हैं। इस तरीके से ये घोल तैयार किया जाता है, ठीक है। सीड में कैसे यूज़ करते हैं, एक पैकेट राइजोबियम में 200 ग्राम लिग्निन होता है, 3 पैकेट चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए। पानी के साथ 300 ग्राम गुड़ लेते हैं, उसको घोल लेते हैं अच्छे से, गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं ताकि वो घुल जाए, फिर उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें राइजोबियम का जो घोल है, 200 ग्राम का पैकेट है ना, 1 हेक्टेयर के लिए 3 पैकेट इसके अंदर क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या करते हैं, जो बीज है, जो सीड आप यूज़ कर रहे हो, उस सीड के ऊपर क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, सीड को अच्छे से उसमें मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से सीड में यूज़ करते हैं। सॉइल में कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर चाहिए 3 पैकेट, ठीक है, क्या चाहिए, 3 पैकेट फॉर 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए इसमें चाहिए 3 पैकेट चाहिए, किसके, राइजोबियम के, किसके, राइजोबियम के, राइजोबियम यहाँ पर जब इसमें चाहिए किसके, एजोटोबैक्टर हो गया, आपका पीएसबी हो गया, या एजोस्पाइरिलम, ठीक है। इनका जो है 3 पैकेट 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। इसको 25 kg FIM, 25 kg FIM के साथ सॉइल में छिड़काव कर देते हैं, मृदा में बिखेर देते हैं, ठीक है। 25 kg FIM के साथ, मतलब गोबर की खाद, लगभग 25 किलो गोबर की खाद ले लो, 25 किलो गोबर की खाद ले लो, उसमें 3 पैकेट, मतलब आपको 1 हेक्टेयर में 25 kg गोबर की खाद ली, 25 kg गोबर की खाद ली, उसमें आपने ये 3 पैकेट मिला दिए, किसके, एजोटोबैक्टर, पीएसबी और एजोस्पाइरिलम के, मिला के आपने खेत में उसको बिखेर दिया। डायरेक्ट नहीं बिखर सकते, उसमें आप या तो रेत मिलाओ या FIM मिलाओ, कंपोस्टिंग मिलाओ, उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो सॉइल के अंदर। तो ये 2 तरीके, सीड के साथ आप यूज़ कर सकते हो बायो फर्टिलाइज़र को, और सॉइल के साथ आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो बच्चा यहाँ पर हमारा बायो फर्टिलाइज़र कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो अब मैं कुछ 1-2 चीज़ और इसमें बता देता हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी किसकी होती है। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन कैपेसिटी, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है लेंटिल में,
लेंटिल मतलब मसूर में कितनी होती है? ये लगभग 130 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये करता है। सोयाबीन में होती है, सोयाबीन में कितनी होती है? सोयाबीन में होती है 105 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। ये कैपेसिटी होती है पल्सेस क्रॉप में नाइट्रोजन को फिक्स करने की सॉइल के अंदर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। क्लियर है? अब ये आपका बायो फर्टिलाइज़र तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इसी में करवाता हूँ जो फर्टिलाइज़र के अपने अंदर रह गई थी। टर्म आपने सुने होंगे, एक होता है मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण जिसको बोलते हैं ना, खनिजीकरण, और दूसरा होता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मतलब जिसमें क्या हो? मूवमेंट ना हो। ठीक है, इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें मूवमेंट ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। ये दो टर्म आपने सुने होंगे। मिनरलाइजेशन क्या काम करता है? जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? मिनरल फॉर्म में। मिनरल फॉर्म में किसके द्वारा? जो बैक्टीरिया है और जो फंगस है, जो कवच और फंगस है, वो क्या करता है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये अनअवेलेबल नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अवेलेबल नाइट्रोजन में। अवेलेबल नाइट्रोजन के अंदर कौन? यही बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। ठीक है, अनअवेलेबल नाइट्रोजन को, अनुपलब्ध नाइट्रोजन को उपलब्ध नाइट्रोजन में बदल देते हैं। अनुपलब्ध नाइट्रोजन को उपलब्ध नाइट्रोजन, उपलब्ध नाइट्रोजन में ये बदल देते हैं। कौन सा? मिनरलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन क्या होता है? ये जस्ट उल्टा, रिवर्स ऑफ मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन का उल्टा। ठीक है, क्या होता है? ये खनिजीकरण का उल्टा, खनिजीकरण का क्या होता है? ये का उल्टा। मतलब ये अवेलेबल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अनअवेलेबल में, अनअवेलेबल नाइट्रोजन में, उपलब्ध नाइट्रोजन को अनुपलब्ध में कर देता है। मतलब ये क्या कर देता है? इमोबाइल कर देता है। इमोबाइल का मतलब क्या है? इमोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसको चोक कर देता है, रोक देता है। वहाँ पे अब जो है नाइट्रोजन नहीं बनेगी, ये वाली कहानी है। ठीक है, ये। अब बात आती है इनके CN रेशियो की। इनका जो CN रेशियो कितना होता है? ग्रेटर देन 30 अनुपात अगर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा? इमोबिलाइजेशन होगा, इमोबिलाइजेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर CN रेशियो लेस देन 20 अनुपात 1 है तो मिनरलाइजेशन होगा, खनिजीकरण होगा, मिनरलाइजेशन होगा। क्लियर है? ये कहानी यहाँ पर समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा बात करते हैं स्टेप ऑफ मिनरलाइजेशन। आप सोच रहे होंगे कि सर मिनरलाइजेशन होता कैसे है, तो मैं वही प्रोसीजर बता रहा हूँ। ठीक है, कि मिनरलाइजेशन होता कैसे, कैसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, कैसे जो अनअवेलेबल नाइट्रोजन है वो अवेलेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है, ये पूरी प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। चरण क्या है खनिजीकरण के? सबसे पहले आता है इसमें एमिनाइजेशन, एमिनाइजेशन आता है। एमिनाइजेशन, एमिनाइजेशन के अंदर क्या होता है बच्चा कि जो प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होते हैं, जटिल जो प्रोटीन होता है वो टूटता है किसके अंदर? एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में टूटता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया? हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक मतलब परजीवी, जो दूसरों पर निर्भर होता है, परजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जटिल प्रोटीन है, वो कन्वर्ट होता है किसमें? अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेकेंड प्रोसीजर आती है अमोनीकरण। ठीक है, अमोनाइजेशन, नाइजेशन, अमोनाइजेशन। ठीक है, अमोनीकरण, अमोनीकरण। ठीक है, अमोनीकरण का मतलब होता है कि यहाँ से अब अमोनिया बनेगा। कैसे बनेगा कि ये जो अब एमिनो एसिड है, ये जो एमिनो एसिड है ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? अमोनिया के अंदर, NH4+ में।
ये भी किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अमोनिया का बनना अमोनीकरण कहलाता है। और यहाँ पर एमिनो एसिड का बनना एमिनाइजेशन होता है, मतलब एमिनो एसिड भी बनते हैं और यहाँ पर एमाइंस भी बनते हैं, एमाइंस। तो इसलिए एमाइंस का बनना, एमिनो एसिड का बनना एमिनाइजेशन कहलाता है। और फिर एमिनो एसिड से अमोनिया का बनना अमोनीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपने जो फर्टिलाइजर दिया एक मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा, ये एमिनो एसिड में टूटेगा, फिर एमिनो एसिड अमोनिया में टूटेगा, और अमोनिया में फॉर्म में कौन लेता है, सिर्फ राइस लेता है। लेकिन हम दूसरी जो क्रॉप है वो अमोनिया को, जो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेती है, नाइट्रेट फॉर्म में लेती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये अनअवेलेबल फॉर्म है, इसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अनअवेलेबल फॉर्म में इसको अवेलेबल फॉर्म में ला रहे हैं। तो उसकी क्या प्रोसीजर है, पहले एमिनाइजेशन होता है ताकि एमिनो एसिड में टूटे, फिर अमोनीकरण होता है जिससे अमोनो एसिड से अमोनिया बने, अमोनिया राइस के लिए उपलब्ध है, फिर होता है नाइट्रिफिकेशन। फिर क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस जो आती है वो आती है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नत्रजनीकरण, ठीक है, नत्रजनीकरण। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें जो ये अमोनिया है NH4+, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NO3- नाइट्रेट के अंदर। और ये क्या होता है, अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, अवेलेबल फॉर्म होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये भी होता है लेकिन ये सिर्फ राइस में, ठीक है, जो सबमर्ज कंडीशन में, और ये अवेलेबल फॉर्म होता है किसमें, बाकी क्रॉप्स के लिए। तो कैसे जो है मिनरलाइजेशन के थ्रू अवेलेबल नाइट्रोजन को अवेलेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैं इस प्रोसीजर को पूरा एक डायग्रामेटिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला होगा एमिनाइजेशन, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये टूटेगा किसके अंदर, एमिनो एसिड के अंदर, ठीक है। किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। यहाँ क्या होगा, एमिनाइजेशन। यहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही है, एमिनाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। हिंदी में वहाँ सब लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर इस अमोनिक एसिड से क्या बन रहा है, ठीक है, इस अमोनिक एसिड से क्या बन रहा है, अमोनिया, NH4 बन रहा है। क्या बन रहा है, NH4+, इसको बोलेंगे अमोनिया। क्या बन रहा है, अमोनिया। यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है, बैक्टीरिया, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस हो रही है, एमोनाइजेशन, अमोनीकरण, ठीक है। अब इस अमोनिया से बनेगा क्या, अब इस अमोनिया से बनेगा NO2-। NO2- को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ये पूछा जाता है। कौन सा, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया यहाँ पर काम करता है, क्लियर है। फिर इस NO से बनेगा NO3-, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। और ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको बनने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, यहाँ पर बैक्टीरिया काम करता है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया यहाँ पर काम करता है। तो ये पूरी प्रोसीजर है, ठीक है, मिनरलाइजेशन की। प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से अमोनिया, अमोनिया से बनेगा NO2, NO2 से बनेगा नाइट्रेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि अमोनिया से नाइट्रेट बनने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है और नाइट्रेट से नाइट्रेट बनने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है। और इसकी रिवर्स प्रोसेस, इसकी रिवर्स प्रोसेस, मान लो ये यहाँ से वापस क्या बनता है, NO2, ठीक है, वापस क्या बनेगा, NO2 मतलब नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट, नाइट्राइट बनेगा। ये जो प्रोसीजर ये क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसीजर नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नत्रजनीकरण, ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक की। अब यहाँ से NO3 से वापस NO2 बना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं, यहाँ पर बेसिलस और सुडोमोनास, सुडोमोनास,
सुडोमोनास बैक्टीरिया यहाँ पर काम करते हैं। तो NO3 से वापस NO2 बनना डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहलाती है और यहाँ बेसिलस और सुडोमोनास काम करते हैं। क्लियर है? ये आपका जो है मिनरलाइजेशन की पूरी प्रोसेस हमने यहाँ पर समझी। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ बात करता हूँ आपसे। ये हमने समझ लिया। अब कुछ फर्टिलाइज़र रेशो भी समझ लो। रिकमेंडेड कितना है फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन, फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन अनुशंसा कितनी दी गई है? ठीक है, उर्वरक अनुशंसा बोल सकते हैं, उर्वरक अनुशंसा। देखो सीरियल के लिए कितना उर्वरक देना चाहिए अनाजों में, अनाज में तो 421 रेशियो में देना चाहिए। पल्सेस में, दलहन में कितना देना चाहिए? तो इसको देना चाहिए 121 या 122। ऑयल सीड तिलहन की बात करें तो 321। और फोडर और फाइबर के लिए, चारा और रेशा के लिए कितना होना चाहिए? 314। ठीक है, 214 सॉरी, कितना देना चाहिए? 214। क्लियर है? ये फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन है, इतना इतना देना चाहिए हमें क्रॉप के लिए। ठीक, और हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ हाइड्रोस्कोपिक नेचर। जो चीज़ बच गई थी वो सारा करवा रहा हूँ मैं फर्टिलाइज़र में। ऑर्डर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, उल्टे क्रम में। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? उर्वरक का हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का क्रम। उर्वरक का हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब क्या होता है? जैसे ये सोइल है, सोइल के चारों ओर क्या होता है? इसका इस तरीके से अरेंज चिपक जाना। ये सोइल के चारों ओर, पार्टिकल के चारों ओर, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। तो हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसका होता है? इसका होता है अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट हाईली हाइड्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद आ जाओ आपका यूरिया, यूरिया के बाद आ जाओ अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, और उसके बाद आ जाओ कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको किसान खाद भी कहते हैं, न्यूट्रल फर्टिलाइजर भी है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा आता है ऑर्डर ऑफ एसिडिक रेसिडुअल नेचर। रेसिडुअल नेचर ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। एसिडिक रेसिडुअल नेचर मतलब अम्लीता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अम्लीय प्रकृति, अवशिष्ट, इसको क्या बोलेंगे? अम्लीय अवशिष्ट प्रकृति। ठीक है, का क्रम, किसका? उर्वरक का। उर्वरक की अम्लीय अवशिष्ट प्रकृति का क्रम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक रेसिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक की अम्लीय अवशिष्ट प्रकृति का क्रम। तो ये अम्लीय प्रकृति का जो एसिडिक नेचर का जो क्रम है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसका? आपका ऊपर वाले का। तो इसमें देखो, इसमें क्या आता है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसमें आता है अनहाइड्रस अमोनिया, अनहाइड्रस अमोनिया। ठीक है, इसमें जो एसिड इक्विवेलेंट होता है, इसको हम लिखते हैं मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम में। कितनी होती है इसकी? 148। फिर आता है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की होती है 128, घटते क्रम में लिख रहे हैं। फिर आ जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का होता है 110। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका यूरिया। यूरिया को होता है 80 to 85। फिर डीएपी आ जाओ, डीएपी का होता है 77। और डीएपी के बाद लास्ट कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट
अमोनियम नाइट्रेट का आ जाओगा आप 60। ये होता है इसका एसिडिक रेसिडुअल नेचर घटते क्रम में, ठीक है। 148 सबसे ज़्यादा किसका, नाइट्रस अमोनियम, उसके पास क्लोराइड, सल्फेट, यूरिया, डीएपी और नाइट्रेट। बेसिक रेसिडुअल नेचर की बात कर लेते हैं। बेसिक रेसिडुअल नेचर, बेसिक रेसिडुअल नेचर की बात कर लेते हैं। तो इसका भी क्रम सबसे पहला आता है कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। कैल्शियम साइनामाइड कितना होता है 63, ठीक है। फिर आता है सोडियम नाइट्रेट 29, फिर होता है पोटेशियम नाइट्रेट 26, और फिर आता है कैल्शियम नाइट्रेट 21। ये क्या है, बेसिक क्षारीय प्रकृति है किसकी, उर्वरक की क्षारीय प्रकृति, मतलब क्षारीय नेचर वाले ये हैं, ये क्षारीय नेचर वाले, मतलब सीधी सी बात आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा उर्वरक जो है जो बेसिक नेचर का है, क्षारीय नेचर का, तो ये है। एसिडिक नेचर के कौन कौन से, ये है, ठीक है। यह चीज़ यहाँ पर मुझे बतानी थी आपको, और ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सॉइल ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पर अब हम ये पॉइंट भी डिक्लेयर कर लेते हैं, ऑर्गेनिज्म भी डिस्कस कर लेते हैं। मृदा सूक्ष्मजीव बोल सकते हैं, मृदा सूक्ष्मजीव, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सॉइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लो, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसमें आपको क्या देखना है, इसकी वो देखना है आपको क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन soil on the basis of number per gram of soil। इसमें नॉर्मल सॉइल की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक। मतलब मृदा में सूक्ष्म जीव नंबर पर ग्राम मृदा के आधार पर, ठीक है। मृदा में सूक्ष्म जीव की संख्या प्रति ग्राम मृदा के आधार पर, ठीक है। मृदा में सूक्ष्मजीव की संख्या पर ग्राम और पर ग्राम मृदा के आधार पर ग्राम मृदा के आधार पर सूक्ष्मजीव की संख्या में क्या आ जाएगा, तो इसमें आप याद रख सकते हो क्या, बाफा। बाफा का मतलब क्या है, सबसे पहले मतलब जो नॉर्मल सॉइल है, अगर प्रति ग्राम संख्या के हिसाब से नंबर देखो कि 1 ग्राम में किस में, मतलब प्रति ग्राम में 1 ग्राम सॉइल आप लोगे तो उसमें किस सूक्ष्मजीव की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है वो होती है बैक्टीरिया की, ठीक है, किसकी, जीवाणु की। उसके बाद होती है एल्गी की, किसकी, शैवाल की। उसके बाद होती है किसकी, फंगस, कवक की। और इसके बाद होती है एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज की होती है। इसलिए बाफा से आप याद रख सकते हो, ठीक है, बाफा से आप याद रख सकते हो बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस और एक्टिनोमाइसिटीज। फिर सेकंड जो है यहाँ पर, सेकंड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोइल ऑन द बेसिस ऑफ मास पर ग्राम ऑफ सोइल। ये भी नॉर्मल सोइल की बात हो रही है, नॉर्मल सोइल। अब भार प्रति ग्राम, भार प्रति ग्राम के आधार पर है ना, ठीक है। सूक्ष्म जीव भार प्रति ग्राम के आधार पर, ठीक है, भार प्रति ग्राम। अब कितना भार है, भार प्रति ग्राम के आधार पर आप देखोगे तो इसमें आ जाता है FBAA। तो यहाँ पे F क्या है, वो है आपका फंगस, फिर आएगा आपका बैक्टीरिया, फिर आता है आपका एक्टिनोमाइसिटीज,
और लास्ट में आता है आपका एल्गी। ठीक है, हिंदी इसका ऊपर लिखा हुआ है। तो मास पर ग्राम के आधार पर FbAA, नंबर प्रति ग्राम के आधार पर बाफा। ठीक है, अब यहाँ पर सॉइल ऑर्गेनिज्म इन एसिडिक सॉइल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में कितना है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बेसिक सॉइल। बेसिक सॉइल मतलब एल्कलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल। ठीक है, एल्कलाइन मृदा में सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा और एसिडिक सॉइल में सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा। ठीक है, एसिडिक सॉइल में आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे FbAA, लेकिन देखो यहाँ पर भी FbAA है, तो यहाँ पर देखो एल्गी लास्ट में है, याद रखना। ठीक है, एल्गी, और यहाँ पर एक्टिनोमाइसिटीज लास्ट में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा फंगस, फिर सेकंड पर बैक्टीरिया, फिर आ जाएगा आपका एल्गी, और यहाँ आ जाएगा एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, एल्कलाई सॉइल की बात करें तो यहाँ पे आएगा AbFA। क्या आ जाएगा, AbFA। यहाँ पर जो है एल्गी सबसे पहले आ जाएगा, एक्टिनोमाइसिटी सबसे पहले एल्कलाइन सॉइल में, क्योंकि एल्कलाइन सॉइल में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज। मतलब एल्कलाइन सॉइल 9 डिग्री pH के ऊपर, 9 pH के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिनोमाइसिटीज मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ फंगस मतलब लगभग 6 से कम जो pH होता है, 6 से कम pH पर सबसे ज़्यादा हमें मिलता है फंगस। और बैक्टीरिया, मैं अभी ये भी बता देता हूँ, जो बैक्टीरिया है वो जनरली मिलता है हमें न्यूट्रल सॉइल पे 6 से 8 pH पर मिलता है। फंगस जो मिलता है ये जनरली लेस देन 6.5 pH पर हमें मिलता है। ठीक है, और जो एक्टिनोमाइसिटीज़ है, एक्टिनोमाइसिटीज़ ये मोर देन 9 pH पर मिलता है। तो एल्कलाइन सॉइल में सबसे ज़्यादा एक्टिनोमाइसिटीज़ होगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या, एक्टिनोमाइसिटीज़ सबसे ज़्यादा, फिर बैक्टीरिया, फिर फंगस, और फिर एल्गी। ठीक है, फंगस और फिर एल्गी। क्लियर है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो गई। अब मैं यहाँ पर कुछ और बता देता हूँ, इसकी हैबिट्स की बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणु। क्या हो गए, सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणु। सल्फर ऑक्सीकारक जीवाणु कौन से हैं, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट, थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंट। और सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है वो है डाइसल्फोविब्रियो। और मोस्ट डोमिनेंट मतलब सबसे प्रभावी जो है वो है बैसिलस स्पीसीज, ये सबसे प्रभावी है। ठीक है, बैसिलस भी सबसे प्रभावी है। दूसरा मैं बात करता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैबिटेशन। हैबिटेशन मतलब ये किस कंडीशन में रह सकते हैं। ठीक है, आवास की कंडीशन की बात करते हैं, तो इसमें 3 कैटेगरी है। पहले है साइक्रोफिलिक, दूसरा होता है मीजोफिलिक, और तीसरा है थर्मोफिलिक। साइक्रोफिलिक का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सबसे ज़्यादा मतलब लेस देन 10 डिग्री टेम्परेचर पर इजीली रह सकते हैं, उसको रखा गया है साइक्रोफिलिक के अंदर। ठीक है, साइक्रोफिलिक लेस देन 10 डिग्री पर। मीजोफिलिक मतलब जो 10 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको मीजोफिलिक में रखा गया है। और मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस है, इनको थर्मोफिलिक के अंदर रखा गया है। क्लियर है, इसके अंदर 2 टर्म आते हैं, एक होता है राइजोस्फीयर और एक फाइलोस्फीयर।
राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर। देखो राइजोस्फीयर का मतलब ये टर्म जो है हिल्टनर ने टर्म दिया और ये दिया रूनियन ने, ठीक है, ये रूनियन ने टर्म दिया, ये याद रख लेना। राइजोस्फीयर का मतलब होता है जैसे मान लो ये रूट्स हैं, है ना, ये रूट्स हैं, तो रूट्स के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, रूट्स के जो आसपास का एरिया होता है ये वाला एरिया, रूट्स के नियर बाय जो एरिया होता है, रूट के नियर बाय जो एटमॉस्फेयर होता है इसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। और जस्ट रूट से लगा हुआ होता है उसको राइजोप्लेन बोलते हैं। रूट से जस्ट लगा हुआ राइजोप्लेन, और रूट्स के आसपास का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर, ठीक है, याद रखना। और फाइलोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जो लीफ है, पत्ती है, ठीक है, जो पत्ती है, पत्ती के सराउंडिंग जो एरिया होता है इसको बोलते हैं फाइलोस्फीयर। पत्ती के सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर होता है या जो एरिया होता है उसको बोलते हैं फाइलोस्फीयर। ये यूनियन ने दिया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हमने पढ़ा क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो एक पार्ट और कवर करवा देता हूँ, वो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में मैं आपको कवर करवाऊंगा यहाँ पर ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस के अंदर हमें क्या करना, ह्यूमस जो होता है ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, डार्क कलर का होता है, एमोर्फोस होता है। एमोर्फोस मतलब आकारहीन, आकारहीन, इसका कोई आकार नहीं होता है, अव्यवस्थित होता है ये, ठीक है। इसमें लिग्निन लगभग 30 से 33% पाया जाता है। लिग्निन जो है लगभग 30 से 35% के आसपास इसमें लिग्निन होता है। क्लियर है। और अब इसमें बात करते हैं इसका एसिड इन ह्यूमस, एसिड इन ह्यूमस एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। ह्यूमस में अम्ल एवं उनके गुण, ठीक, टेबल बना लेना। चलिए ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ आप रख सकते हो इसके गुण, प्रॉपर्टीज, गुण रख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा फेल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन एसिड। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। फेल्विक, ह्यूमिक और ह्यूमिन, ये हो गया ह्यूमिन, ये हो गया ह्यूमिक और फेल्विक, ठीक। यहाँ पर मोलिकुलर वेट क्या बात आ जाती है, मोलिकुलर वेट क्या है इसका मतलब अणुभार, मोलिकुलर वेट और अणुभार की बात आ जाती है। यहाँ पर रंग और कलर की बात आ जाती है। यहाँ पर आ जाएगा इसका क्या, सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है घुलनशीलता से। और डिकम्पोजिशन, रेजिस्टेंस टू डिकम्पोजिशन, एक पॉइंट और है उसको नीचे लिख दूंगा मैं। मोलिकुलर वेट इसमें क्या होता है, लोएस्ट, कम, इसमें होता है मीडियम और इसमें होता है हाईएस्ट, ठीक है। इसमें रंग की बात करें तो इसका लाइट कलर होता है, फीका कलर होता है, ठीक है, इसका मीडियम और इसका हाई मतलब डार्क कलर होता है, ठीक। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये दोनों में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन एसिड एवं एल्कलाई दोनों में सॉल्युबल है। सॉल्युबल इन सेकेंड वाला जो है वो एल्कलाइन में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन एल्कलाई और इनसॉल्युबल इन एसिड में सॉल्युबल नहीं है, ठीक। यहाँ आ जाएगा इनसॉल्युबल इन बोथ,
बोथ के अंदर सोल्यूबल नहीं है, दोनों में नहीं घुलेगा। ह्यूमिन जो है दोनों में नहीं घुलता, ये एल्कलाइन में घुलता है, एसिड में नहीं घुलता, ये मतलब एसिड और एल्कलाइन दोनों में घुल जाता है। अब इससे ये समझ में आता है कि किस में डिकम्पोजिशन की जो स्थिति है वो किस में ज़्यादा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन वाली कहानी किस में ज़्यादा है वो हमें देखना है। एक मिनट बच्चा, चलो। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन की बात आती है, रेजिस्टेंस टू डिकम्पोजिशन, एक पॉइंट और है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन, अपघटन के प्रति प्रतिरोध। तो ये लो रेजिस्टेंस होता है, इसमें मीडियम रेजिस्टेंस होता है और ये हाई रेजिस्टेंस होता है। मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में है अपघटन के प्रति, डिकम्पोजिशन के प्रति, वो है ह्यूमिन में। तो यहाँ से इस पार्ट से और इस पार्ट से दोनों से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है, ये हमने हुमस पढ़ा। अब बात करते हैं CN रेशियो की। CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ठीक है, इसकी बात करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कार्बन और टोटल नाइट्रोजन के अनुपात को क्या कह देते हैं, CN रेशियो। ठीक है, CN रेशियो कह देते हैं। तो जो अरेबल सॉइल है, अरेबल सॉइल, इसमें कितना होता है, 10:1 एवरेज। ठीक है, ह्यूमस का कितना होता है, ह्यूमस का होता है 10:1 से लेकर 12:1 तक होता है। साडस्ट का कितना होता है, साडस्ट का होता है 400:1। ठीक है, FIM का कितना होता है, 20:1 से लेके 30:1। और हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है 4:1 से लेकर 9:1 तक। ठीक है, और मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन का मैंने बता चुका आपको पहले ही। ठीक है, इतनी कहानी आपकी हो गई। एक होता है बेमलेन फैक्टर। बेमलेन फैक्टर कितना होता है, 1.74। ठीक है, 1.724 होता है। मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक कार्बन निकालना है तो ऑर्गेनिक मैटर में इंटू कर दो 58 का, और आपको ऑर्गेनिक मैटर निकालना है तो ऑर्गेनिक कार्बन में इंटू करो 1.724 का। ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है। क्लियर। एक फास्फोरस के अंदर था बायो सुपर, वो छूट गया था, वो लिख लो। ये क्या होता है, रॉक फास्फेट प्लस, रॉक फास्फेट के अलावा क्या होता है, इसमें सल्फर होता है। सल्फर के बाद इसमें क्या होता है, थायोबैसिलस। थायोबैसिलस सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया थायोबैसिलस है ना, मैंने लिखवा चुका हूँ। थायोबैसिलस क्या है, थायोबैसिलस सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया मैं पीछे लिखवा चुका हूँ। तो बायोसल्फर इन तीन का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है। तो फर्टिलाइजर में जितनी भी चीज़ें थी